हेलो फ्रेंड्स, प्लीज एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए फिफ्थ पार्ट लेके आए हैं। तो देखिए, हमारे पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, प्रैक्टिकली विच स्लैब इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट। कौन सा स्लैब होता है इन चार ऑप्शन में जिसको कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही मुश्किल मुश्किल होता है, नॉट पॉसिबल। तो जो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल होता है वो पार्शली सपोर्टेड स्लैब होता है। इसको कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल है। वन वे स्लैब, इसको भी टू वे स्लैब पॉसिबल होता है। लेकिन जो प्योरली सिंपली सपोर्टेड स्लैब होता है, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इस स्लैब को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही प्रैक्टिकली मुश्किल होता है। सो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम कवर जो होती है आरसीसी कॉलम के लिए शुड बी। मिनिमम कवर जो होती है आरसीसी कॉलम के लिए वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे केसेस आते हैं। जब हम आरसीसी, हमने ये चैप्टर आपको करवाया था आरसीसी का, तो वहाँ पर मैंने हो सकता है कि आपको ना बताया हो। तो इस ये सीरीज़ हमने इसलिए शुरू की है ताकि जो हमारे पॉइंट्स छूट गए थे या फिर कोई रिवीजन करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेगा और जो छूट गए हैं पॉइंट वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मिनिमम कवर की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉलम के केसेस में हमारे तीन केसेस आते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि तीन केसेस कौन कौन से आते हैं। इन केस अगर हमारा जो कॉलम है उसकी जो डिमेंशन है 200 mm तक ही है, तो उस केस में हम कितनी प्रोवाइड करते हैं, जो कवर होती है वो 25 mm प्रोवाइड करते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं। तो मोर देन, वैसे मोर देन नहीं होती है, 25 mm ये होनी चाहिए। 25 mm ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि 200 mm तक है तो 25 mm होगी। अगर 200 mm से हमारे कॉलम की कोई डिमेंशन जो है वो ज़्यादा है तो उस केस में हम 40 mm लेते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम कवर जो होती है आरसीसी कॉलम के लिए, हम इसको ही हमारा करेक्ट आंसर मानेंगे, क्योंकि एससी जेई ने इसको ही सही माना है तो हम इसको ही सही मानेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन जो मैं केस आपको बताया, ये केस दोनों आप याद रखिए। 25 mm कौन से केस में होती है, यहाँ पे वो केस नहीं दिया गया कि 200 mm उसकी डिमेंशन है, लेस देन है, तो हमारी कवर कितनी होगी। अगर आपको ऐसा केस दिया हो तब हमारा आंसर इन दोनों में से आपको पता होनी चाहिए, लेस देन के लिए कितनी होती है एंड ग्रेटर देन के लिए कितनी होती है। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब इन केस अगर हमने जो कॉलम बनाया है वो फायर के संपर्क में आने वाला है, कांटेक्ट ऑफ फायर, या फिर किसी जैसे कि मान लो कि जो वाटर के संपर्क में आने वाला है, तो उस केसेस में हम 50 mm कॉलम के लिए कवर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फुटिंग के लिए भी 50 mm ही होती है। तो ये तीन केसेस मैंने आपको बताया, ये तीनों केसेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। 25 mm किसके लिए होता है, 40 mm एंड 50 mm किसके लिए होता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड व्हाट शुड बी द नॉमिनल कवर जो होती है रेनफोर्समेंट और फुटिंग के लिए। तो फुटिंग के लिए पीछे मैंने आपको अभी बताया था 50 हम प्रोवाइड करते हैं फुटिंग के लिए। तो यहाँ पे फुटिंग की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर 50 mm तो ये होती ही है। लेकिन जो 75 mm होती है फुटिंग में कई बार, तो इस वैल्यू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसका यही मीनिंग होता है। कई बार आपको ये भी ऑप्शन में देखने को मिलता है कि जो मिनिमम नॉमिनल कवर हम प्रोवाइड करते हैं फुटिंग के लिए वो 50 mm होती है, लेकिन 75 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये पॉइंट्स आप याद रखिए। अब यहाँ पर बात आती है कि जो फुटिंग होती है उसमें जो हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसका डायमीटर कितना होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उस केसेस में हम 10 mm से कम की जो बार होती है उसको यूज नहीं कर सकते हैं। शुड नॉट यूज लेस देन 10 mm डायमीटर ऑफ बार इन फोटिंग में। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम यहाँ पे स्पेसिंग की बात करें, जो स्पेसिंग होती है रेनफोर्समेंट के बीच में वो 300 mm या फिर 3D, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा उसको ही हम लेंगे। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। 3D तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, ए रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम, हमारे पास साइज भी गिवन है। इज हैविंग डायमीटर कितना है, 20 mm है। पिच जो होती है लेटरल राइज की इन सच ए केस शुड बी, पिच जो होती है वो कितनी होती है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का।
तो यहाँ पे वैसे बहुत सारे केसेस आते हैं, ये आपको सारे पता होने चाहिए। तो इस केसेस में जब भी पिच की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है एग्जाम में, तो जो लीस्ट लैटरल डिमेंशन होती है कॉलम की वो हम लेते हैं। तो लीस्ट देखिए लीस्ट कौन सी है, दोनों ही 400 हैं, तो एक हम मान के चलते हैं। एक हमारे पास केस ऐसा होता है कि कॉलम में का जो छड़ हम यूज करते हैं, तो जो छड़ हम यूज करते हैं उसका 16 गुना होना चाहिए। तो 16 गुना इंटू 20 डायमीटर की हम बार यूज कर रहे हैं, 16 गुना ऑफ बार, तो 20 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 320 आ जाएगा। एक केस ऐसा होता है जिसमें 300 mm ही हम लेते हैं। तो इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वही हम लेते हैं। तो देखिए 300, 320 और 400, इन तीनों में से कौन सा कम है ये हमें लेना है। तो 300 सबसे कम है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिच के बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है कई बार, तो इस चीज को आप खास ध्यान रखिए कि पिच में ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर कॉलम सेक्शन जो है 350 mm है, रेनफोर्स विद 4 बार 20 mm डायमीटर एंड 4 बार 60 mm डायमीटर, देन द ट्रांसवर्स शुड बी, ट्रांसवर्स बार जो होती है वो क्या होनी चाहिए, तो 8 mm डायमीटर, 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार प्रोवाइडेड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम ऑफ सर्कुलर सेक्शन। अगर हम रेक्टेंगुलर जो कॉलम होता है उसमें बात करें तो 4 हम बार यूज करते हैं, सर्कुलर में 6 यूज करते हैं, ऑक्टागोनल में हम 8 प्रोवाइड करते हैं। तो हमसे किस में पूछा गया है, सर्कुलर में पूछा गया है, तो 6, डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी जो होती है जो कि आरसीसी कॉलम में होती है, ऑफ लेंथ एल इज, कितनी होती है मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो होती है, सॉरी मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी पूछा गया है तो कितनी होती है। तो इस केस में हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, एल बटे 500 प्लस लेटरल डिमेंशन ओवर 30, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटरल डिमेंशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन केस अगर आपसे जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है उस केस में पूछा जाए तो उसमें भी एल ही होता है ओवर 500, उसमें भी प्लस आता है लेकिन डी बड़ा आता है। यहाँ पे लेटरल डिमेंशन डी छोटा होना था ओवर 30, सारे केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन डी एंड ये, इस चीज़ में आपको खास ध्यान रखना है कि ये होता है, बाकी कुछ और नहीं है इन दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे आईस कोड के अकॉर्डिंग इन डिजाइन ऑफ कॉलम दिस सेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन डैश नोर मोर देन डैश ऑफ ग्रोथ सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम। सिंपल बात है, यहाँ पे स्टील का परसेंटेज पूछा गया, कॉलम में कितना हम प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 0.8 जो होता है वो हम मिनिमम स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, 6% ज़्यादा मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं, कौन सा आंसर होगा, डी आंसर होगा। तो यहाँ पर 2-3 केसेस और आते हैं, जो कॉलम होता है उसकी जो सबसे छोटी जो डिमेंशन होती है वो 200 mm से कम नहीं होनी चाहिए, 200 mm से कम नहीं होनी चाहिए कॉलम का जो केसेस होता है, इस चीज़ को आप याद रखिए अगर हमारा कॉलम जो है सर्कुलर है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे जो मेन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं उसका डायमीटर 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, इतना ही हम यूज करते हैं, बाकी सारे केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ आरसीसी कॉलम विद लैटरल टाइज इन अटैच्ड व्हेन इट डेवलप्स ए लिमिटिंग स्ट्रेन, कितना लिमिटिंग स्ट्रेन जो होता है क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो होता है ये वाला, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आइस कॉर्ड स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है शॉर्ट कॉलम के लिए इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन शुड बी, स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो क्या होता है। सिंपल शॉर्ट कॉलम के लिए पूछा गया है, तो शॉर्ट कॉलम के लिए 12 से कम होना चाहिए, ग्रेटर देन 12 जो होता है वो किसके लिए होता है, लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, तो लेस देन हमारा ए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, वैसे उतना ये
बहुत ही ज़्यादा बोर्ड में पूछे भी गए हैं और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको पूछे भी जाएं, तो इसलिए इंक्लूड करने पड़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सर्वेइंग कंपास द कार्ड इज ग्रेजुएटेड इन क्वाड्रेंटल सिस्टम इज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? जब सर्वेइंग कंपास की बात आती है तो उसमें जो क्वाड्रेंटल सिस्टम होता है वो कहाँ से शुरू होता है, कौन सी डिग्री तक होता है? तो वो होता है 0 से 90 डिग्री तक शुरू होता है। अगर हम प्रिज्मेटिक कंपास की बात करें तो प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है उसमें 0 से लेकर 360 डिग्री तक होता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, प्रिज्मेटिक कंपास की बात हो रही है तो जीरो जो होता है कहाँ से मार्क होता है या फिर कहाँ से शुरू होता है? तो जीरो जो होता है वो साउथ एंड से शुरू होता है प्रिज्मेटिक कंपास में। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा सा लेकिन डिफरेंट है। द ग्रेजुएटेड रिंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास स्टार्टेड विद 0 मार्क्स एंड इट इज मार्कर एट। तो जीरो जो होता है वो साउथ एंड से शुरू होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए तो बारे न्यारे हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो जाएगा। उच्च वोल्टा विद्युत लाइन के नज़दीक से गुजरता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द लाइन इज कॉल्ड। हॉरिजेंटल एंगल जो बनता है किसके बीच में? ट्रू मेरिडियन एंड ए लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम एजीमुथ लाइन बोलते हैं। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज। उसको अब हम क्या बोलते हैं? अब हमने पीछे क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि जो डिफरेंस होता है ट्रू मेरिडियन एंड ए लाइन के बीच में, उसको हम एजीमथ लाइन बोलते थे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट करके इन्होंने पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ट्रू बेरिंग हो जाएगा। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फोर वेइंग ए लाइन इज इतनी है 145 डिग्री 30 मिनट्स है। व्हाट इज द वैक वेइंग? वैक वेइंग क्या होगी हमारी इस क्वेश्चन में? तो जब भी हम सर्वेइंग डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आपको प्लस माइनस का यूज करना होता है। सिर्फ आपको 180 के दायरे में उसको लाना होता है, मैंने आपको बताया था वहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? प्लस माइनस के दायरे में लाना होता है। तो अगर हमारी 180 से कम वैल्यू है तो हम उसमें प्लस करते हैं। तो देखिए 145 30 मिनट्स दिया गया है, तो इसमें हम 180 प्लस करेंगे तो 325 30 आ जाएगा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल आपको इसको याद रखना है, ट्रिक जो मैंने आपको बताया कि हमें 180 के दायरे में उसको लाना होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन शोन बाय द परफेक्टली बैलेंस एंड फ्रीली सस्पेंडेड नीडल इज नाउन एज। जो डायरेक्शन शो की जाती है किसके द्वारा? जो परफेक्टली बैलेंस होता है या फिर फ्रीली सस्पेंडेड नीडल होती है उसके द्वारा, तो उसको हम मैग्नेटिक डिप बोलते हैं। अगला क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिक्लाइनेशन इफ द मैग्नेटिक मेरिंग इज टूवर्ड द वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन इज। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिक्लाइनेशन इफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टूवर्ड द वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन इज। तो वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेक द लाइन ऑफ साइड परपेंडिकुलर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वो होता है एजीमथ टेस्ट। एजीमथ टेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लीव एबल एरिया फॉर ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग इज। लीवेबल एरिया जो होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए वो क्या होता है? क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो लिवेबल एरिया जो होता है वो कारपेट एरिया के अंदर आता है। तो कारपेट एरिया जो होता है जहाँ पर हम रह सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लिवेबल एरिया, रहने वाला एरिया। जैसे कि उसमें क्या क्या आता है? जो सोने का कमरा होता है जहाँ पर आप सोते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, जो हमारा खाना खाते हैं हम, ड्राइंग रूम भी हम उसको बोल सकते हैं, जो
अतिथि कक्ष होता है उसको भी हम बोल सकते हैं। तो उसका जो एरिया होता है उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। तो कारपेट एरिया में क्या क्या नहीं आता है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो जो हमारे पास टॉयलेट होता है, बरांडा होता है, किचन वगैरह होता है, वो भी एरिया नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ये हो जाएगा, ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर बिल्ट अप एरिया इज डिफाइंड एज। सुपर बिल्ट अप एरिया जो होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन हम करेंगे। तो सुपर बिल्टअप एरिया जो होता है वो होता है, बिल्टअप एरिया जो होता है एंड कॉमन एरिया जो होता है, उन दोनों का जो समेशन यानी कि एडिशन होती है उसको ही हम बोलते हैं। उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बिल्टअप सुपर बिल्टअप एरिया बन जाता है। बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया देखिए अलग अलग थिंक है। सुपर बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर बिल्टअप एरिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे बिल्डिंग बाय लॉ 2003 द मिनिमम सेट बैक टू द लेफ्ट फ्रॉम ऑल साइड बिल्डिंग फॉर द हाइट अबव 40 मीटर अप टू 45 मीटर इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 16 मीटर हो जाता है। मिनिमम सेट बैक जो होता है 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेसिंग ऑफ रूम एडजेसेंट टू ईच अदर टू देयर रिलेटिव यूटिलिटीज कॉल्ड। Placing of room adjacent to each other to their relative utility is called। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ग्रुपिंग हो जाएगा। एक दूसरे के साथ में रखना जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर डिले इन कंप्लीशन एंड द फॉर बैड वर्क द कॉन्ट्रैक्टर इज लायबल टू पे ए मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ द अमाउंट इक्वल टू, कितना परसेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को 10% देना पड़ता है अगर वो काम जो है डिले कर देता है या फिर काम जो है गंदा करता है, तो लाइबिलिटी जो होती है 10% तक उसको देनी पड़ सकती है। वैसे कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी 10% ही होता है, लेकिन अगर काम में थोड़ी बहुत गड़बड़ देखने को मिलती है, बैड काम, तो उसको 10% वो देना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईस कोड 1200 द फोरम वर्क शैल बी मेजर इन। फोरम वर्क जो होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं। तो फोरम वर्क की जब भी बात आएगी तो स्क्वायर मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईस कोड 1200 द मेटल शीट रूपिंग बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ। मेटल शीट रूपिंग जो होती है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस में करते हैं। तो मेटल शीट रूफिंग जो होती है उसको भी हम स्क्वायर मीटर में ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द एरिया कवर बाय बिल्डिंग इमीडिएटली अबव द प्लिंथ लेवल इज कॉल्ड। जो एरिया कवर किया जाता है बिल्डिंग के द्वारा इमीडिएटली किसके ऊपर, प्लिंथ एरिया के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्डअप एरिया ही बोलते हैं। प्लिंथ लेवल जो होता है उसके ऊपर जो एरिया होता है बिल्डअप एरिया ही हम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, फाइंड द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग इफ द बिल्डिंग हैज़ बिल्डअप एरिया कितना है, 250 मीटर है। बी दे कोर्ट यार्ड एरिया कितना है, 5 × 6 स्क्वायर इनसाइड द बिल्डिंग। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपको जो कोर्ट यार्ड इनके आंगन का एरिया जो फाइंड आउट करना है कि कितना स्क्वायर मीटर आता है। तो 5 × 6, 6×5 30 स्क्वायर मीटर हमारे पास आ गया। तो प्लिंथ एरिया जो होता है वो क्या क्या होता है, प्लिंथ एरिया जो होता है जितना हमारा एरिया है वो माइनस आंगन का एरिया हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास 250 स्क्वायर मीटर दिया है, तो 250 में हम 30 को माइनस करेंगे तो 220 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये प्लिंथ एरिया आ गया बिल्डिंग का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। प्लिंथ एरिया में कौन सा एरिया इंक्लूड होता है। तो प्लिंथ एरिया में जो एरिया इंक्लूड होता है बरसाती एट टेरेस लेवल, ये एरिया इंक्लूड होता है। बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ट्रांसपर्स फिल्ड वेल्ड आर डिजाइन फॉर। ट्रांसपर्स फिल्ड वेल्ड जो होती है किसके लिए डिजाइन की जाती है।
ट्रांसवर्स फिल्ड वेल्ड जो होती है वो डिज़ाइन की जाती है shear स्ट्रेंथ के लिए, shear स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिलेट वेल्ड इज नॉट रिकमेंडेड इफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस इज नॉट रिकमेंडेड। ये क्वेश्चन भी थोड़ा गलत हमने बना दिया, यहाँ पे लिखना था कि रेकमेंडेड। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देते हैं। जो फील्ड वेल्ड होती है वो रेकमेंड की जाती है जब हमारा जो एंगल होता है फ्यूजन फेस का वो 60 से 120 के बीच में होता है, तब 60 से लेकर 120 डिग्री के बीच में होता है, तब ही हम उसको डिज़ाइन या फिर रेकमेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है, थोड़ा हमने क्वेश्चन भी गलत बना दिया है, तो ये आंसर होना था, बिटवीन पूछा था, तो यहाँ पर ये, वैसे इसको ही आप सही मानेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को 60 और 120 में होता है तब हम इसको रेकमेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब ए वेल्ड टाइप। कौन सा वेल्ड टाइप नहीं है। ये क्वेश्चन जो है एचपी जेई में, हरियाणा जेई में, एसएससी जेई में, 3 बोर्ड में अब तक पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा वेल्ड टाइप नहीं है हमें ये बताना है। तो बट वेल्ड भी होता है, प्लग वेल्ड भी होता है, लैप वेल्ड जॉइंट भी होता है, लेकिन जिग जैग नहीं होता है, ये वेल्ड का टाइप नहीं है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड वेल्ड इज, स्ट्रेंथ जो होती है फील्ड वेल्ड की वो किसके बराबर होती है या फिर किसके ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ जो होती है फील्ड वेल्ड की ये इक्वल होती है या फिर मोर देन होती है किससे, दैट ऑफ मेन मेंबर जो होता है फील्ड वेल्ड का, उससे होती है। सो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द इफेक्टिव लेंथ जो होती है फील्ड वेल्ड की शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन, तो हमारे आईज कोड के अकॉर्डिंग शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स बेल्ट साइज से कम नहीं होनी चाहिए। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम द वेल्डिंग जॉइंट, वेल्डिंग जॉइंट का हमें नाम बताना है, वेल्डिंग जॉइंट का नाम हमें बताना है कौन सा होता है। यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी मैं आपको डायग्राम दे देता हूँ। हमारे पास एक ये है एंड दूसरी ये है, 2 प्लेट्स है, तो हमने यहाँ पर इसको वेल्ड किया हुआ है। तो इस बेल्ट का हमें नाम बताना है कि कौन सी बेल्ट होती है, तो ये होती है लैप जॉइंट, लैप जॉइंट होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड शैल बी, मिनिमम लेंथ जो होती है बट वेल्ड की वो कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, तो वो 4 टाइम्स होती है वेल्ड साइज के, 4 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन आर्क वेल्डिंग the arc welding process, arc is sheltered in order to, arc is sheltered in order to, all option are correct, ये सारे ही सही आंसर है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन द साइज ऑफ बट वेल्ड शेल बी स्पेसिफाइड बाय, स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन में साइज जो होता है बट वेल्ड का शेल बी स्पेसिफाई वाई, तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट शेल बी द मिनिमम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ ए फील्ड वेल्ड इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन इज, तो क्या होती है 3 mm हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रेस्टन ट्यूब इज यूज टू मेजर, प्रेस्टन ट्यूब जो होती है उसको हम यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए, तो प्रेस्टन ट्यूब जो होती है हमारी जो पाइप होती है उसकी जो बाउंड्री होती है उसमें शेयर स्ट्रेस जो होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फॉर बर्नौली क्वेश्चन टू रिमेन वैलिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तो किसके लिए वैलिड नहीं होती है बर्नौलीज इक्वेशन, तो स्टीडी फ्लो के लिए होती है, आइडल फ्लूइड के लिए होती है, लेकिन गैस के लिए नहीं होती है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इरोटेशनल फ्लो के लिए होती है, इनकम्प्रेसिबल के लिए भी होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होती है, इंटीग्रेशन ऑफ आयलर इक्वेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नीड्स टू बी एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म फ्लो टू टेक्स प्लेस इन ओपन चैनल। ओपन चैनल के लिए कौन सी जो कंडीशन होती है एप्लीकेबल होती है यूनिफॉर्म फ्लो के लिए? तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? प्रिज्मेटिक चैनल एंड कांस्टेंट डेप्थ ऑफ फ्लो, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन ए यूनिफॉर्म लैमिनर फ्लो थ्रू ए कंडक्ट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वेरी करता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो वेरी करता है, कहाँ पर वेरी करता है? तो वो होता है एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड लाइन एंड द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वेलोसिटी हेड जो होता है उसको ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर वेलोसिटी एंड दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट ए points become zero, the pressure there is increased due to conservation of kinetic energy to the pressure। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीटर ट्यूब बोलते हैं। वेलोसिटी की जब भी बात आएगी तो यही हमारा, अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का कौन सा पार्ट नहीं है, हमें ये बताना है यहाँ पर। कंठ भी होता है, कन्वर्जेंट भी होता है, डिवर्जेंट भी होता है, लेकिन उसका बल्ब नहीं होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इफ एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी फ्लो डज नॉट चेंज विद द लोकेशन ऑफ ए स्पेसिफाइड रीजन द फ्लो इज कॉल्ड। फ्लो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो को हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन भी सेम वही है, यूनिफॉर्म फ्लो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्लो नेट कैनॉट बी ड्रॉन। फ्लो नेट जो होता है किसके लिए नहीं बनाया जाता है? फ्लो नेट जो होता है जब हमारा फ्लो जो होता है ग्रेविटी के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, नियंत्रित नहीं किया जाता है, ग्रेविटी कंट्रोल नहीं करती है, तब उस केसेस में हम फ्लो नट को यूज नहीं करते हैं। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ऐसे ही हमारे पार्ट जो है चलते रहेंगे, आपकी रिवीजन जो है कंटिन्यू होती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई यहाँ पे हम चार्जेस वगैरह नहीं आपसे ले रहे हैं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।